बेटा। माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बेटा तेरे जीजा जी। माँ क्या हुआ जीजा जी को, बताइए ना, बताइए माँ। बेटा तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो ठीक तो है ना माँ? बेटा तेरे जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या बोल रही हैं माँ आप? अभी अभी हमारी बेटी के ससुराल से फोन आया है। चलिए माँ, दीदी को हमारी जरूरत है। बहू तुम घर पर ही रुको बेटा। क्या मम्मी जी, मैं क्यों नहीं चल सकती आपके साथ? बेटा तुम गर्भवती हो, इसलिए तुम्हें हम ऐसी जगह पर नहीं ले जा सकते बेटा। लेकिन मम्मी जी मुझे भी जीजा जी के आखिरी दर्शन करने हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती हमारे साथ। मंजू, जब माँ पापा मना कर रहे हैं तो रहने दो, बाद में चलना। ठीक है। हे भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जीजा जी तो स्वर्ग से धार गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दीदी की और उनके बेटे की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आ जाए। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोलो। मम्मी मेरे नंदोई का स्वर्गवास हो गया है। क्या हुआ बेटा? वो तो अच्छे भले थे ना। मम्मी एक्सीडेंट हो गया जीजा जी का और स्पॉट में ही खत्म हो गए वो। अरे ये तो बहुत दुख की बात है बेटा। दुख की बात तो है मम्मी, लेकिन टेंशन की भी बात है। अब सोचिए जरा, जीजा जी के स्वर्गवास के बाद कहीं ऐसा ना हो कि उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल दें। ससुराल वाले कहेंगे जब बेटा ही नहीं है तो बहू का क्या करेंगे। कहीं ऐसा ना हो माँ कि उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ जाए। हाँ बेटा तुम बोल तो सही रही हो, मुझे इस बात का डर है माँ, कहीं दीदी ऐसा ना बोलने लगे कि मेरे पति ने जीते जी भैया की बहुत मदद की है। कहीं ऐसा ना हो कि दीदी बोलने लगे कि अब मैं और मेरा बेटा यहीं रहेंगे, क्योंकि मम्मी उसके सास ससुर बहुत बहुत खतरनाक हैं। हाँ बेटा यदि ऐसा हुआ तो जवाई बाबू किस किस की पूर्ति करेंगे तुम बताओ। हाँ मम्मी वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है मम्मी मैं फोन रखती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, तुम चिंता मत करना। लेकिन मंजू की ननद का नाम शांति था। शांति के पति को गुजरे हुए धीरे धीरे करके 1 महीना हो गया था। 1 महीने के बाद शांति के माता पिता शांति को लेकर अपने घर आते हैं। बेटा जवाई बाबू का और तेरा इतने दिनों का ही साथ था। माँ अभी तो मेरा पूरा जीवन पड़ा है, मैं कैसे कैसे अपना जीवन बिताऊंगी। अभी तो मेरा बेटा भी छोटा है, भगवान ने मेरे बेटे के सर से बाप का साया छीन लिया। बेटा रो रो के तू अपनी हालत खराब कर रही है। तेरी किस्मत में यही लिखा था बेटा, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता बेटा। रो रो कर अपनी हालत खराब कर रही है बेटा तू। बेटा थोड़ा हिम्मत से काम लो, तुझे अपने बेटे को भी संभालना है। पापा मैंने तो इनके बिना जीना ही नहीं सीखा। तू चिंता क्यों करती है बेटा, हम लोग है ना। जब भी तुझे अपने भाई की जरूरत पड़ेगी वो हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा बेटा। बेटा हम दोनों के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब तेरे भैया भाभी ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे बेटा। जब तक जवाई बाबू थे कितनी मदद की है उन्होंने हमारी। मम्मी आपको पता है मेरी सास मेरे ससुर मेरे देवर बस मुझे ही कोसते रहते हैं हमेशा। इनकी मौत का जिम्मेदार मुझे मानते हैं वो लोग। जब सबसे ज्यादा जरूरत मुझे अपने परिवार की थी तब मेरे परिवार ने मुझे सिर्फ धुतकारा है। कैसे कैसे अपना जीवन यापन करूंगी माँ मैं ऐसे परिवार के साथ। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। तू भगवान पर भरोसा रख बेटा। माँ मुझे आए हुए यहाँ 4 दिन हो गए हैं, मुझे अपने ससुराल छुड़वा दीजिए आप। मेरा मन कहीं भी नहीं लगता है। बेटा 4-8 दिन और रह लेती तो तुझे थोड़ा अच्छा लगता है। माँ मुझे जाना तो वही है, वहाँ मेरे पति की यादें बसी हैं, इसलिए मुझे उनकी यादों के साथ ही रहने दो। आ गए तुम अपनी बहन को छोड़कर? हाँ मंजू तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज पता है आपको मम्मी जी ने दीदी से क्या बोला है? क्या बोला है तुम ही बताओ। मम्मी जी ने दीदी से ये बोला है कि तू चिंता क्यों करती है, तेरा भाई है ना वो तेरी जिम्मेदारी उठाएगा। क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ सच बता रही हूँ मैं। अब तुम ही बताओ, घर में अकेले कमाने वाले तुम हो, हम तीनों की और इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। और अब तो 6-7 महीने बाद ही हमारा बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में, फिर उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर ही होगी। तुम अकेले कमाने वाले इतने लोगों का कैसे कैसे पूरा कर दोगे? हाँ यार ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन मंजू दीदी के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान की दया से पैसे कौड़ी की भी कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दीदी हमें कभी भी आर्थिक स्थिति से सहयोग के लिए बोलेगी, क्योंकि जब तक जीजा जी थे वो खुद मेरी आर्थिक रूप से मदद करते थे। दीदी तो हमारी स्थिति बहुत अच्छे से जानती है। अरे दीदी के ससुराल वालों का क्या भरोसा, कल को उनके सास ससुर ये बोलने लगे कि जब हमारा बेटा ही नहीं है तो हम बहू को क्या करेंगे। और यदि दीदी को अपने घर से निकाल दिया उन्होंने, फिर वो कहाँ जाएंगी, किसका सहारा पकड़ेंगी? और दीदी आपसे जीजा जी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए बोले तब क्या करोगे तुम? मंजू तुमने बात तो पते की है, तुम्हारी बातों पे विचार करना ही पड़ेगा। तुम तो साफ साफ कह देना कि मैंने अपनी बहन का ठेका लेकर नहीं रखा है। अब यदि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो हमेशा अच्छा ही चाहा था हमारी बहन का। तुम भी ऐसा बोलकर उनकी जिम्मेदारी उठाने से साफ साफ मना कर देना। हाँ मंजू तुम सही बोल रही हो, ऐसा ही करूंगा मैं। चलो अब मुझे खाना दे दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। क्या अपनी बहन के हाथ से खाना नहीं खा के आए क्या आपने? अरे मंजू दीदी के घर में तो खाना तक नहीं बना था, दीदी ने मुझसे बोला कि रुको मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन बहुत टाइम हो जाता इसलिए मैं रुका नहीं। हाँ ठीक किया तुमने, चलो देती हूँ खाना। रुकिए जी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। एक काम करती हूँ, ये दिन का चावल और दिन की रोटी मम्मी जी और पापा जी को दे देती हूँ, और इन्हें ताजा चावल और ताजी रोटी दे देती हूँ। मम्मी जी पापा जी को क्या ही पता चलेगा कि ये खाना बासा है या ताजा। मम्मी जी आप आ गई, मैं पापा जी के लिए खाना लेकर ही आ रही थी। हाँ बेटा मुझे दे दो, लाओ। बहू ये क्या, ये तो दिन का चावल है। बेटा तुमने दिन का चावल और दिन की
की रोटी क्यों दी है? आपको गलतफहमी हुई है मम्मी जी, ये दिन का चावल नहीं, अभी का चावल है। बेटा खाना बनाते बनाते मेरी उम्र हो गई है, मैं ताजे खाने और बासी खाने में अंतर समझ सकती हूँ। बेटा तुम्हें पता है हम दोनों को ही बासा खाना नहीं पचता है, फिर भी बेटा तुमने बासा खाना दिया है हम लोगों को। मम्मी जी जब आपने बासी और ताजे खाने को पहचान ही लिया है तो आप सुनिए, आपका बेटा किस किस की जिम्मेदारी उठाएगा आप ही बताइए। आपकी, पापा जी की, अब तो जीजा जी का भी देहांत हो चुका है, तो अब दीदी और उनके बच्चे की भी जिम्मेदारी हम लोगों के सर पर ही होगी लगता है। इसलिए मम्मी जी दिन में जो खाना बचता है उसे आप रात में खा लिया करो, और जो रात का खाना बचता है उसे आप दिन में खा लिया करो, और पापा जी को भी दे दिया करो। अनाज तो अनाज होता है आखिर। देखो बेटा अब मैं आपके बेटे को तो बासा खाना देने से रही, आप खुद सोचिए जो इंसान कमा कर ला रहा है उसे हम बासा खाना कैसे दे सकते हैं। और रही मेरी बात, तो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं भी बासा खाना नहीं खा सकती मम्मी जी। कम से कम आप लोग खाना खा लोगे तो खाना फेंकेगा भी नहीं, वही 4 पैसे हमारे बचेंगे तो आगे चल के काम आएंगे। लेकिन बेटा तुम्हारे पापा जी तो वैसे ही बहुत कम खाना खाते हैं। अरे मम्मी जी मत बताओ आप मुझे, अब आप तो ऐसे बता रही हो जैसे मैंने देखा ही ना हो। मुझे अच्छे से पता है पापा जी कैसा खाना खाते हैं। अनाज पैसों का आता है, अनाज की कदर करना सीखिए, और पैसे कोई झाड़ में नहीं लगे हैं जो मेरे पति हिला हिला कर लेके आते हैं। बेटा मैं खा लूंगी बासा खाना, लेकिन तुम अपने ससुर जी को ताजा खाना दे दो। अरे मम्मी जी आपको समझ में नहीं आता क्या? आप तो इतना सोच रही हैं पापा जी के बारे में, इतना जी कर आखिर करेंगे ही क्या? आखिर उनकी उम्र भी तो हो गई है, सब कुछ तो देख लिया है उन्होंने अपने जीवन में। इस उम्र में भी जीने का कितना शौक है आप लोगों को। जाइए ले जाइए खाना। इन लोगों के साथ मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना ये तो मेरे पति की कमाई को ऐसे ही उड़ा देंगे। अभी से मुझे अपने हाथ सकोड़ कर रखने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। मंजू इसी तरह अपने सास ससुर के साथ दिन का खाना रात में और रात का खाना दिन में देने लगी। रोज रोज बासी खाना खाकर दोनों बीमार रहने लगे। धीरे धीरे करके दोनों ही बहुत कमजोर होने लगे। कमजोरी के कारण मंजू की सास गीता जी कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। जब तक गीता जी स्वस्थ थी सारे घर की जिम्मेदारियां गीता जी के ऊपर थी। रसोई में भी अपनी बहू का पूरा सहयोग करती थी। काम न करने के कारण गीता जी की बहू अपने सास ससुर को बहुत ही भला बुरा सुनाने लगी। बिमला तुम्हारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मनीष को दुकान से आने दो, फिर उसे बोलता हूँ मैं, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। वाह मम्मी जी वाह, आप यहाँ आराम फरमा रही हैं और मैं वहाँ नौकरों की तरह दिन भर काम कर रही हूँ। बहू बिमला की तबीयत बहुत खराब है। बस बस बाबूजी रहने दीजिए, मैं सब जानती हूँ, ये सब काम न करने के बहाने हैं। आप लोगों ने बहू नहीं नौकरानी लेकर आए हैं इस घर में, बस नौकरों की तरह दिन भर काम पर भिड़े रहो, हो गया। नहीं नहीं बहू ऐसा मत बोलो बेटा। मैं सब जानती हूँ बाबूजी, आप दोनों की मिली भगत है। सारे दिन घर का काम कर करके मुझे तो बीमार जैसे लगने लगा है। बहू ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करवाती होंगी, लेकिन बेटा आज सच में मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है। मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ बेटा। इतना धीरे धीरे बोल रही हैं आप, और अभी आपकी बेटी का फोन आ जाएगा, तब देखना कैसे टाई 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 आवाज निकलती है। मैं भी खाना पीना नहीं बनाती, आज रात का बचा हुआ खाना ही दूंगी आप लोगों को। रात में दिन का बचा हुआ खाना दी थी और अब दिन में रात का बचा हुआ खाना देगी ये हमें। बासा खाना खा खा कर ही मेरी तबीयत खराब होने लगी है। बिमला तुम चिंता मत करो, मनीष को आने दो, मैं उससे बात करता हूँ। मंजू जरा 1 कप चाय तो पिला दो मुझे, सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बस यही काम तो बचा है मेरे लिए। सारा दिन आपके माँ बाप की सेवा करो और फिर आपके आने के बाद आपकी सेवा करो। सुबह से लेकर कैसे रात हो जाती है पता ही नहीं लगता मुझे। आप लोगों को दया तो जरा भी नहीं आती होगी मुझ पर। मंजू बिन बात के क्यों इतना गर्म हो रही हो? मैंने तो बस तुमसे 1 कप चाय ही मांगी है। अरे आपने तो बस मुझसे चाय मांगी है, लेकिन आपके माँ पापा वो तो दिन भर मुझे परेशान करते हैं। सुबह से लेकर रात तक कहीं इन्हें पानी गर्म करके दो, कहीं चाय बना कर दो, कहीं काली चाय बना कर दो, फिर गरम गरम रोटियां सेक के दो। सब्जी के लिए भी इनके बड़े नखरे हैं। बाबूजी बोलेंगे मुझे परमल की सब्जी नहीं पसंद, अम्मा जी बोलेंगी मुझे भिंडी की सब्जी नहीं पसंद। सबके लिए अलग अलग खाना बनाती हूँ मैं अकेली औरत सारे घर का काम संभाल रही हूँ। मेरी तो हालत ही खराब हुई जा रही है। मंजू आओ बैठो यहाँ, ज्यादा परेशान मत हो। माँ भी तो तुम्हारे साथ घर के काम में हेल्प करती है ना। कोई हेल्प नहीं करती, सब दिखावा है। तुम्हारे सामने 4 बर्तन क्या मल देती हैं, 4 कपड़े क्या धुल देती हैं। तुम्हें लगता है कि वो घर के काम करती हैं? नहीं मनीष, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे जाते ही मम्मी जी आराम फरमाने लगती हैं और मुझे परेशान करने लगती हैं। मेरे मले हुए बर्तनों में नुक्स निकालती हैं, धुले हुए कपड़ों में नुक्स निकालती हैं, रोटियों को कच्चा बोल बोल कर दोबारा सिखवाती हैं। मनीष मेरी जगह कोई और लड़की तुम्हारे घर में टिक नहीं सकती थी, और कल से तो बिस्तर ही पकड़ ली है। बीमारी का बहाना कर रही है मम्मी जी। मनीष बेटा। हाँ बोलिए पिताजी क्या बात है? बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा, बिमला को डॉक्टर की जरूरत है। बाबूजी मेरे पास पैसे झाड़ में तो नहीं लगे हैं जो झाड़ को हिलाऊं और पैसे गिर जाएं उसमें से। मैं सब जानता हूँ, ये सब काम चोरी के बहाने हैं माँ के। नहीं नहीं बेटा, तेरी माँ की सच में बहुत तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। बाबूजी उन्हें काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल सकती है माँ कि मुझे काम नहीं करना है। इस तरह बीमार होने का बहाना करने से कोई मतलब नहीं है। आप दोनों ने मेरी पत्नी का जीना हराम करके रख दिया है। अरे वो भी इंसान है, मशीन नहीं। जरा भी दया नहीं आती आप लोगों को बेचारी पर।
बेचारी की हालत देखिए जरा, सूख कर कांटा हुई जा रही है। अब माँ को इस उम्र में दवाई गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा मोड़ा तो सभी नरम गरम बने रहते हैं, थोड़ा सहना भी सीखना चाहिए। माँ बिस्तर में पड़ी रहेंगी तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जाएगी। जाइए उनसे बोलिए थोड़े बहुत घर के काम करें। चलते फिरते रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, हाथ पैर हिलाते डुलाते रहेंगी तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कैसी निर्दयी औलाद है तू, तुझे तेरी बीबी के आंसू दिख रहे हैं, अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिख रही। तुझे हमने इसी दिन के लिए पैदा किया था बेटा। जब तू पैदा हुआ था ना बेटा, तो हमने कितनी खुशियां मनाई थी। सारे रिश्तेदारों के घर में न्योता पहुंचाया था हमने, धूमधाम से तेरा बारसा किया था। कितने खुश थे हम दोनों कि भगवान ने हमें बेटा दे दिया, हमारे बुढ़ापे का सहारा दे दिया हमें। हमने तो यही सोचा था बेटा कि तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमने अपने अरमानों का गला घोट घोट कर तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है। मैंने दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तू आज इस लायक है कि 4 पैसे कमा सके। बाबूजी, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही करते हैं जो आप लोगों ने मेरे लिए किया। अब आप लोग मुझे एहसान जता रहे हैं मुझे पैदा करने और मुझे पालने पोसने का। नहीं नहीं बेटा, तुझे एहसान नहीं जता रहा हूँ। हाँ तो बस बाबूजी जाइए, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, वरना मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए कि शायद जिंदगी भर आप भूल ना सको। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं बिमला को डॉक्टर के पास दिखा सकूं। पूजा बेटी को फोन लगाता हूं मैं। हेलो बेटा पूजा। हाँ पापा बोलिए। बेटा। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रही हैं? बेटा तेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या बोल रही हैं पापा आप? हाँ बेटा, तेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। पापा आपने उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया? बेटा मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जा सकूं। पापा भैया को नहीं बोला आपने? बेटा तेरे भैया के लिए सिर्फ उसकी पत्नी ही सब कुछ है। पापा आप चिंता मत करिए, मैं बस आ रही हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ जा। पापा मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो आ ही रहे हैं बस। क्या हुआ पापा, आप सब लोग? पापा बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ। बेटा तेरी माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। नहीं पापा ये नहीं हो सकता। माँ, माँ आंखें खोलिए, माँ आंखें खोलिए। माँ ये कैसी किस्मत लिखी है भगवान आपने मेरी। अभी तो आपने मुझसे मेरे पति छीने थे और अब मेरी माँ को भी आपने मुझसे छीन लिया। दीदी रोइए मत, हिम्मत रखिए। हमारा और माँ का साथ इतने दिनों का ही था। भगवान ने माँ का जीवन इतने दिनों का ही लिखा था इस दुनिया में। भगवान को दोष मत दो बेटा। आज यदि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने अपनी माँ को मार डाला, तुमने अपनी माँ को मार डाला। तुम मेरी पत्नी के कातिल हो। मैं तुम्हें जीते जी कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने क्या किया है पापा? बेटा समय रहते यदि तुम्हारी माँ को इलाज मिल जाता तो आज वो हमारे बीच होती। जब मैं तुम्हारे पास गया था कि बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो तूने मुझसे क्या बोला कि माँ बहाना कर रही है। अरे बेटा, काश तेरी बोली हुई बात सही होती, काश तेरी माँ सच में बहाना करी होती। बिमला जी के क्रियाक्रम के बाद उनकी तेरहवीं भी संपन्न हो चुकी थी। पूजा को अपने मायके में रहते हुए 20-25 दिन हो गया था। पूजा की भाभी मंजू के दिल में यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पूजा अब इसी घर में रहने लगे। इसलिए मंजू पूजा के साथ अब थोड़ा बुरा व्यवहार करने लगी। मनीष, मम्मी जी को गए हुए 1 महीने होने लगे। अब दीदी को भी अपने ससुराल चले जाना चाहिए। तब तक इस घर में रहकर अपनी माँ के मरने का शोक मनाती रहेंगी। मंजू, मैं दीदी को जाने के लिए नहीं बोल सकता। 3-4 महीनों के अंदर ही भगवान ने उनके साथ कितना गलत किया है। पहले उनसे जीजा जी को छीन लिया, उसके बाद माँ को। हाँ हाँ ऐसा तो बोल रहे हो जैसे माँ अकेली तुम्हारी बहन की मरी है। अरे मम्मी जी तुम्हारी भी माँ थी। यदि उन्होंने अपनी माँ खोई है तो आपने भी अपनी माँ खोई है, और उनके पति समय से पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? अब उनका ठेका हम थोड़ी ना लेकर बैठेंगे। ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम या धर्मशाला नहीं है। जो चाहे वो मुंह उठाकर चला आता है। दीदी की शादी हो गई है, इसलिए दीदी का अधिकार इस घर में नहीं है। देखो मनीष, कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह 2-4 दिनों के लिए आते आते दीदी यहाँ हमेशा के लिए ना बस जाएं। अंजू चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए बसने नहीं आई हूँ। यदि माँ का स्वर्गवास ना हुआ होता तो मैं कभी इतने दिनों के लिए नहीं रुकती यहाँ। पापा अकेले हो गए हैं, बस पापा का ख्याल रखने के लिए मैं रुक गई हूँ। ऐसा है दीदी, पापा जी की ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी उनके बेटा और बहू जिंदा हैं। उनका ख्याल रखने के लिए आप अपने सास ससुर का देखिए। आपका वहाँ रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो जाने ही वाली थी वैसे भी। भैया आप चलिए मेरे साथ, मुझे घर छोड़ दीजिए। ठीक है दीदी। चलो कम से कम अच्छा हुआ, बला तो टली मेरे सर से। मुझे तो बस एक ही डर सताया जा रहा था कि मेरी ननद हमेशा के लिए इसी घर में ना बस जाए। और वैसे भी अब उनका कोई नहीं है वहाँ। दीदी के सास ससुर वैसे ही उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दीदी ने मेरी सारी बातें सुन ली और वो खुद ही इस घर से चली गई।
बिमला को गए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं आज। बस अब तो भगवान से यही दुआ है कि मुझे भी भगवान अपने पास ही बुला ले। अब तो जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा, इस घर में भी मन नहीं लगता। बिमला के बिना ये घर सुनसान लगता है। पूजा का फोन आ रहा है। हाँ बेटा पूजा, बोलो। पापा, आप कैसे हैं पापा? बस बेटा, जिंदा लाश की तरह रह गया हूँ मैं। दिन दिन भर इस कमरे में पड़ा रहता हूँ। एक बार न बेटा आता है देखने, न बहू आती है। कोई मुझसे पूछता तक नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है। बेटा अब तो ऐसा लगता है भगवान मुझे भी अपने पास ही बुला ले। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तो टूट ही जाऊंगी पापा। मुझे आपकी बहुत जरूरत है पापा अभी। बेटा अब जीने की तो इच्छा ही खत्म हो गई है मेरी। पापा आप जरा भी चिंता मत किया करो। वैसे पापा, भैया भाभी कहाँ हैं? आज तो भैया के ऑफिस की छुट्टी होगी, आज संडे है। हाँ बेटा, घर पर ही तो है। पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत परेशान करने लगे हैं। अब मेरी देवरानी जेठानी भी मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी हैं पापा। यदि आज ये जिंदा होते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई मुझसे एक शब्द भी बोलता। रोज रोज की किलकिल से परेशान हो गई हूँ पापा मैं। बेटा तू यहाँ आ जा, थोड़ी दिन यहाँ आकर रह जा, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। पापा आखिर आना तो मुझे इसी घर में है ना। भाभी की हरकतें तो आपको पता ही है। वैसे पापा मुझे भैया से जरूरी बात करनी है। भैया कहाँ है? पता नहीं बेटा, अभी तक तो घर पे था। पापा आप भैया को बोलिएगा मैं आ रही हूँ आज। मुझे भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बेटा, बता देता हूँ उसे मैं। ठीक है पापा, मैं आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है बेटा, रखता हूँ फोन। हाँ पापा ठीक है। मनीष बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्यों पापा, आपको कुछ काम है क्या मुझसे? नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं है। पूजा बेटी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि तुम लोगों से उसे जरूरी बात करनी है, इसलिए बेटा वो आ रही है आज। हम लोगों से भला कौन सी जरूरी बातें करने आ रही है आपकी बेटी? मुझे नहीं पता बेटा। मनीष बेटा, तुम्हारी बहन बहुत दुखी है, उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। हो सके तो जरा उससे प्रेम से बात कर लेना। पापा जी आपका कहने का मतलब क्या है? क्या हम दीदी को भला बुरा सुनाते हैं? नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। और हाँ पापा जी एक बात और, यदि आपकी बेटी हमसे किसी प्रकार की सहायता मांगने आ रही होगी तो हम उनकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है मनीषा अकेले कमाने वाले हैं घर में, और खर्चे तो कितने लगे हैं घर में। यदि दीदी इस घर में रुकने या पैसे कौड़ी मांगने आ रही होंगी तो हम लोग उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। बेटा जब तक जवाई बाबू जिंदा थे तब तक तुम लोगों की उन्होंने कितनी मदद की है। तुम्हें जब भी जितने पैसों की जरूरत पड़ी है, मनीष के एक बार बोलने पर जवाई बाबू तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देते थे। अब तुम लोगों को जवाई बाबू के एहसान याद नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। मनीष बेटा, हो सके तो अपनी बहन से 2 शब्द प्रेम के बोल लेना। मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है, दीदी क्यों आती होंगी यहाँ? सीधी सी बात है, इस घर में अपना हक जमाने आती होगी। ससुराल वाले तो उस घर में उन्हें रहने नहीं दे रहे हैं, इसलिए आती होंगी। नहीं तो बोलती होंगी भैया मेरा करने वाला कोई नहीं है, मुझे पैसे कौड़ी से मदद करो। जीजा जी ने जो पैसे देकर हमारे ऊपर एहसान किए थे वही गिनवाने के लिए आती होंगी। लेकिन तुम भी कान खोल कर सुन लो, 1 रुपए की मदद नहीं करने दूंगी मैं तुम्हारी बहन को। तुम्हें बड़ी मुश्किलों से तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा होना शुरू हुए हैं, और मैं अपने पति के पसीने की कमाई को इस तरह किसी दूसरे को नहीं देने दूंगी। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब मैं दीदी से ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं दीदी से झूठ बोल दूंगा कि दीदी मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं खुद यहाँ कर्जे की जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोलना तुम। दीदी आप यहाँ? क्या हुआ भैया भाभी, इस तरह मुझे देखकर इतने चौंक क्यों गए आप लोग? कुछ नहीं दीदी, बस वो। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको भैया, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब जब सारी बातें सुन ही ली हैं दीदी तो थोड़ी सी बातें और भी सुन लो। यदि आप हमसे किसी प्रकार की मदद मांगने आई होंगी तो सॉरी, हम आपकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकते। अरे आपके ससुराल वाले तो खुद ही करोड़पति हैं, जाकर वहाँ अपना हक जताइए जहाँ से आपको निकाला जा रहा है। इस घर में आकर हक जताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ना ही आप हमसे आर्थिक रूप से कोई भी मदद मांगना, क्योंकि आपको पता है आपके भैया कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। दीदी पहली बात, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बस करो भैया, और कितना झूठ बोलोगे? जो इंसान अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं खर्च कर सका वो मुझे क्या पैसे देगा? और तुम भाभी, तुम मुझे बता रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस घर में हक जताने आई हूँ या तुम लोगों से पैसे कौड़ी मांगने आई हूँ? नहीं नहीं भाभी, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम लोगों के पास पैसे कौड़ी की मदद मांगने आई हूँ। अरे मैं तुम जैसे इंसान के पास से पैसे क्यों मांगूंगी जिसके पास पैसे रहते हुए भी उसने अपनी माँ का इलाज ना करा सका, और इलाज ना होने के कारण उसकी माँ मर गई। धिक्कार है तुम जैसे बेटे और तुम जैसे बहू पर। तुम कल की आई लड़की मुझे इस घर पर रहने से रोकोगी? यदि मैं अपनी बाली पर आ गई ना तो तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान मुझे इस घर में रहने से नहीं रोक सकता। आई समझ में तुम्हें? माँ बाप की जमीन जायदाद पर बेटा या बेटी सभी का बराबर अधिकार होता है। शायद ये बात तुमने पढ़ी नहीं होगी। नहीं पढ़ी होगी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, बेटी भी माँ बाप की धन संपत्ति पर उतनी ही अधिकारी होती है जितना कि बेटा होता है।
लेकिन तुम जैसे भिखारियों की भीख नहीं चाहिए मुझे। क्यों भैया, जब मेरे पति जिंदा थे तब तो आप मुझे बहुत फोन लगा लगा के बोलते थे, दीदी मुझे 10,000 की मदद चाहिए, दीदी मुझे 50,000 की मदद चाहिए। 10 लाख रुपए मेरे पति ने तुम्हें दिए हैं, उस दिन को भूल गए तुम? जीते जी तुम मेरे पति का कर्जा नहीं उतार सकते, आई समझ में तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है, जो इंसान दूसरों के बारे में इतना सोचता था और दूसरों की इतनी मदद करता था, क्या उसने अपने पत्नी और अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा? मेरे पति को मेरे भविष्य की बहुत चिंता रहती थी, इसलिए मेरे पति ने पहले ही मेरे नाम से 50 लाख रुपए जमा कर दिए हैं बैंक में, और शहर के बीचों बीच उन्होंने मेरे नाम से एक फ्लैट लिया हुआ है। यदि मुझे अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना होगा तो मैं अपने घर में जाकर रहूंगी ना, जहाँ मेरा अधिकार है, जो घर मेरे नाम से है। तुम जैसे छोटे दिल के लोगों के घर में क्यों रहूंगी मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे जीजा जी के स्वर्गवास से पहले तुमने अपने जीजा जी से 5 लाख रुपए मांगे थे। तुम्हारे जीजा जी ने एक्सीडेंट से पहले 5 लाख रुपए का चेक साइन कर दिया था तुम्हारे नाम से। मैं तो बस वही चेक तुम्हें देने आई थी, ना कि तुम लोगों से कुछ लेने के लिए आई थी। दीदी हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। सच में दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जीजा जी ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसे मैं भूल गया था दीदी। हाँ दीदी, मैंने आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा दीदी, प्लीज माफ कर दीजिए दीदी। दीदी आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी दीदी। हाँ दीदी, आप कितनी अच्छी हो दीदी। हाँ दीदी, आप बहुत अच्छी हो, हम लोगों को माफ कर दीजिए दीदी। अरे निर्लज्जो, एहसान फरामोशो, अब तुम्हें मेरे पति की फूटी कौड़ी नहीं मिल सकती। तुम्हारे पति की कमाई कमाई है और मेरे पति की कमाई, दूर हटो मेरे सामने से। तुम लोग मेरे माँ के कातिल हो दोनों। जिस तरह तुमने मेरी माँ को मार डाला उसी तरह मेरे पिताजी को भी तुम लोग मार डालोगे, इसलिए मैं अपने पिताजी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब तुम दोनों इस घर में अकेले पड़े रहना। आज से मेरे पिताजी मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहेंगे। पापा, पापा, चलिए पापा, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। पापा, मैं मेरे ससुराल में नहीं रहूंगी, अब आप और मैं मेरे घर में रहेंगे। चलिए, इन लोगों के साथ मत रहिए पापा, ये लोग आपको भी मार डालेंगे। हाँ हाँ बेटा चलो। दीदी वो 5 लाख रुपए का चेक। 5 लाख रुपए तो क्या, 5 पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं तुम्हें। चलिए पापा यहाँ से। दीदी जिया जी के स्वर्गवास से पहले उन्होंने मेरे नाम से चेक साइन किया था, कम से कम उनकी आखिरी इच्छा ही समझकर वो चेक मुझे दे दीजिए। अपनी गंदी जुबान से मेरे पति का नाम मत लेना अब, एहसान फरामोश मक्कार। चलिए पापा यहाँ से। आज तुम्हारे कारण आई हुई लक्ष्मी हाथ से चली गई। मुझे क्या बोल रहे हो तुम, मैंने क्या किया है? सब किया धरा तुम्हारा ही है। अरे क्या हो जाता यदि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए थोड़े बहुत पैसे दे देता, तो यदि तुम मेरे माँ बाप को बासा खाना नहीं देती तो आज मेरी माँ जिंदा रहती। माँ तो चली गई, माँ के बाद पापा का ख्याल तक नहीं रखा तुमने। और क्या हो जाता यदि 2-4 दिनों के लिए मेरी बहन आकर इस घर में रह ही जाती। तुम्हारे गुस्से के कारण आज देखो हमारे हाथों से 5 लाख रुपए निकल गए। हाँ आप सही बोल रहे हो, सब मेरी ही गलती है। मेरे स्वार्थी स्वभाव ने आज क्या से क्या कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।